why some organisms are surviving above 100 डिग्री टेम्परेचर। क्वेश्चन लिखा हुआ था। उससे पहले हम लोग ये दो टर्म लिख रहे हैं। पहला टर्म लिखिए यूरोथर्मल, लिखिए टर्म यूरोथर्मल। यूरोथर्मल लिखिए। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड यूरोथर्मल। वह एनिमल जो उच्च ताप में भी अपने आप को सरवाइव कर लेता है, यही यूरोथर्मल होता है। ठीक ना। इसका एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। इसका उल्टा है स्टेनोथर्मल। सेकंड स्टेनोथर्मल। एग्जांपल क्या बोले? बैक्टीरिया। स्टेनोथर्मल वहां हाई लिखे थे ना, यहाँ क्या लिखेंगे? लो रेंज ऑफ टेम्परेचर लिखिए। those types of animal which are living at low temperature। इसमें हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया और इसमें लो रेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया। मछली हो गया, फिश हो गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो बताए थे, किस एनिमल है ऑर्गेनिज्म है वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया। कर लीजिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया। सर आप ये लिखवाए थे व्हाई सम माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया आर लिविंग सर्वाइविंग। क्या लिखा हुआ है? तो वही तो आप भी बोल रहे हैं, रिवीजन कर। अब ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फैट के चैन का बना होता है। ठीक है। बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैट के चैन का बना होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फैट का चैन टूटते चला जाएगा और शरीर के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा। जैसे बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलप के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री है। चलो वो 40 ना 50 डिग्री पर सर्वाइव करेगा। 50 डिग्री के बाद उसको मरना तय, फिर भी कहते हैं 100 डिग्री टेम्परेचर पर सर्वाइव करना। तो क्या करना है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री है। जब हम अपने शरीर के अंदर के टेम्परेचर को 100 लाएंगे तो ना मरेंगे, हम लाने ही नहीं देते। इसके क्या करते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो माइक्रो फैट को चैन को तोड़ते चला गया और बॉडी के टेम्परेचर को लगातार क्या कर रहा है, घटा रहा है। इसलिए उसका बॉडी कभी भी 100 टेम्परेचर को प्राप्त नहीं करेगा और कभी नहीं मरेगा। इन दिस प्रोसेस बैक्टीरिया breaking down chain of fat which reduce the temperature of the body, reduce the temperature of the body. So body
do not get high temperature and they can survive near 100 degree temperature. They can survive near 100 degree temperature. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाते हैं। उसका कारण यही है कि उनके शरीर में फैट का जो चैन है वो इंसुलेटर का वर्क कर रहा है, जिससे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ने ही नहीं देता। जैसे गर्मी का महीना आएगा 42 डिग्री टेम्परेचर होगा, अपने बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज कितना रहेगा 37 डिग्री रहेगा। अगर ज्यादा हुआ तो पसीना गिरा दिए ना, पसीना से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किए। जाड़ा का महीना में इन्वायरमेंट का टेम्परेचर से बॉडी का ज्यादा इधर से भागेगा, स्किन सुकुड़ के उसको रोक लेता है। वैसे उसकी बॉडी पे फिनोमेना होता है जिसके कारण 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। अब दूसरा टर्म है वाटर। अगला टर्म है वाटर। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबको वाटर चाहिए। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, फ्लावरिंग के लिए चाहिए, फ्रूटिंग के लिए चाहिए। हम लोग को फूड के डाइजेशन के बाद सर्कुलेशन के लिए चाहिए, एक्सक्रीशन के लिए चाहिए और बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी चाहिए। तो जितने भी हम वाटर की बात कर रहे हैं, अपने पास दो तरह के वाटर हैं। पूरे विश्व में 70% एरिया में पानी है। इसमें एक सी वाटर है और एक फ्रेश वाटर। वो पहले से पता, इसमें साल्ट ज्यादा, इसमें साल्ट क्या कम है ना, तो ये सालानिटी हो गया और ये लेस साल्ट हो गया। इसमें साल्ट का अमाउंट 3.5% है समुद्र में, और इसमें केवल 5% कर लीजिए। लैंड में 70% वाटर है। पानी को दो भाग में बांट लिए, एक फ्रेश वाटर जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और दूसरा मेराइन वाटर है जिसकी मात्रा सबसे अधिक है। इसमें साल्ट 3.5% है और जो पानी आप लोग पीते हैं उसमें बहुत नगण्य है, कितना है 0.5% है। ठीक है, यहाँ भी वो टर्म आपको मिल रहा है यूरोहेलाइन और एक होगा स्टेनोहेलाइन। ये दो टर्म है यूरोहेलाइन, स्टेनोहेलाइन। अभी यूरोथर्मल देखिए है ना, यूरोथर्मल किसको कहे हैं? हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर निवास करना। ठीक, यूरो का मतलब यो ही होगा, हेलाइन मतलब साल्ट होगा, मतलब वह जीव जो हाई रेंज ऑफ साल्ट में निवास कर सकता है। चलिए फिर अपने those animals which are living in high range of salt, high range of salt। एग्जाम्पल हो गया समुद्री जो भी हो, फिश हो जो है समुद्र में पाए जाने वाला, लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। समुद्री फिश हो गया, समुद्री एनिमल हो गया। और इसके विपरीत लिखना है, स्टेनोहेलाइन में क्या लिखेंगे? लो रेंज ऑफ साल्ट, लो रेंज ऑफ साल्ट। कम साल्ट में फ्रेश वाटर का मछली हो गया, फ्रेश वाटर एनिमल्स हो गया। यूरोथर्मल
यूरो एलाइन अलग अलग शब्द हो गया। स्टेनो थर्मल, स्टेनो एलाइन अलग है। एग्जांपल फ्रेश वाटर का मछली हुआ, फ्रेश वाटर का एनिमल, आपके तालाब का पोखरी का लोग। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर के फिश को समुद्र में और वहां के फिश को फ्रेश वाटर में अगर डाल दिया जाए तो दोनों सरवाइव करें या नहीं? क्वेश्चन लिखे, if fresh water fishes are putting in, if fresh water fishes are putting in marine water समुद्री पानी में, एंड वाइस वर्सा कर दीजिए, मतलब उसको यहाँ डाल देना, एंड वाइस वर्सा मतलब समुद्री मछली को इसमें डाल देना। इस क्वेश्चन के आंसर आप कल लिख के लाएंगे घर पर लेना। सर क्या बोले? वाइस वर्सा, VICEDER से मतलब विपरीत, यहाँ के मछली को वहाँ डाली, फिर वहाँ के मछली को यहाँ डालिए, क्या होगा? ठीक है ना? हम आपको डिफरेंस बता देते हैं। समुद्री मछली जो होता है ना, वहां पे वाटर में साल्ट का कंसंट्रेशन हाई होगा, चूंकि साल्ट का कंसंट्रेशन वाटर में हाई है, इसलिए वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करना देता, जब इच्छा हो तब तो प्राप्त कर ले। इसके विपरीत जो तालाब है, तालाब में साल्ट का कंसंट्रेशन कम है, तो देखता है कि कहीं पानी में हमको प्राप्त नहीं हो, तो बॉडी में हम साल्ट का कंसंट्रेशन कर लेते हैं। दोनों में फर्क है। फ्रेश वाटर के फिश के शरीर में साल्ट का कंसंट्रेशन हाई होगा, समुद्री मछली के शरीर में साल्ट का कंसंट्रेशन कम होगा। इस मछली को आप वहां डाल दिए समुद्र में, समुद्र के पानी में साल्ट का कंसंट्रेशन है, और जितने दूर तक वो प्लेस को प्राप्त करेगा उतना दूर तक इसके बॉडी में साल्ट का कंसंट्रेशन पानी से हाई है, इसलिए इसके बॉडी से पानी निकल जाएगा, मछली मर जाएगी। उस मछली को अपने तरफ लिया तो उसके बॉडी में तो साल्ट का कंसंट्रेशन नहीं है, और यहाँ उसको साल्ट चाहिए क्योंकि साल्टी वाटर में ही रह रहा है, तो उसको मोर एंड मोर साल्ट चाहिए, और अपने पास साल्ट बहुत नगद है तो पानी पीता है, बहुत ज्यादा पानी लेता है ताकि उसको साल्ट प्राप्त हो, और पानी लेने के कारण ही शरीर फूल जाता है, वो मछली भी क्या हो जाएगी? मर जाएगी। समझ में आ गया? मतलब दोनों प्रोसेस में एक जगह ऑस्मोसिस हो रहा है, इंडो ऑस्मोसिस हो रहा है, पानी इंटर कर रहा है, शरीर फूल गया, मर गया, एक जगह एक्सोसिस हो रहा है। इस मछली को समुद्र में डालोगे, एक्सोसिस हो गया, उसको यहाँ डालोगे, क्या होगा? इंडो से। दोनों कंडीशन, दोनों मछली को क्या जाना है? मर जाना है। ठीक, दो टर्म हुआ। अब हम नया टर्म बताते हैं। टर्म नया नहीं है, टर्म तो पुराना ही है, लेकिन इस चैप्टर का नया टर्म है, वो टर्म देखिए, रेगुलेटर और कन्फॉर्मर। चलिए टर्म देखिए, रेगुलेटर, दूसरा है कन्फॉर्मर। आपके किताब में रेगुलेट लिखा है, चीज वही है, रेगुलेटर कन्फॉर्मर। अच्छा, आप अगर पीछे पढ़े हैं, हम इस टर्म को बदल देते हैं, एक टर्म बदलते हैं, ये नया टर्म नहीं है, पुराना टर्म है, आपके टर्म को बदल के लिखा है। देखिए ध्यान, ये है वार्म ब्लडेड, और ये है कोल्ड ब्लडेड। ये देखिए, ये आप 11 में पढ़ चुके हैं, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। मैमल वार्म ब्लडेड, मैमल बर्ड वार्म ब्लडेड, बाकी दुनिया में जितने हैं सब है कोल्ड ब्लडेड है। ये दोनों टर्म इसी को यहाँ बोला है, उसके भाषा में एक ही शब्द है, परिभाषा भी हुई है। अब वार्म ब्लडेड एनिमल किसको कहेंगे? वर्षा बोलो तो, वार्म ब्लडेड एनिमल, अ कोल्ड ब्लडेड,
जिनके शरीर का टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट होता है इसको वार्म ब्लडेड कहते हैं, और जिनके शरीर का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड। जैसे रूम में बैठे हुए हैं गर्मी के महीने में पंखा चल रहा है, अगर टेम्परेचर 30 है तो 30 हो गया, जैसे ही बाहर निकलेंगे 42 हो जाएगा। लेकिन आप क्लास में रहो या क्लास के बाहर हो, आपके बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज क्या रहना है, कांस्टेंट। तो आपके जिसके शरीर का टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट होगा, एनवायरनमेंट का कोई प्रभाव बॉडी पे नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अब बोलो, रेगुलेटर। कन्फर्मर, जिसके बॉडी के टेम्परेचर को हम कंफर्म करें, हम अपने आधार पे ढाल रहे हैं, वो हो गया कन्फर्मर, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक ना। तो कन्फर्मर और कोल्ड ब्लडेड एक ही चीज है, रेगुलेटर और, समझे। तो लिख लो पहले इसका डेफिनेशन, पहले वार्म ब्लडेड मतलब रेगुलेटर, किताब में रेगुलेट लिखा है लेकिन होगा रेगुलेटर, ठीक ना। तो लिखिए, हाँ, those types of, पहला का, those types of animal, those types of animal that body temperature, those types of animal that body temperature is always constant, always constant is called। अब आप वार्म ब्लड मत लिखिएगा, इज कॉल्ड रेगुलेटर लिखिएगा। इस चैप्टर का रेगुलेटर, तो रेगुलेटर हम लोग लिखेंगे इज कॉल्ड रेगुलेटर, है ना। एग्जांपल कर लो रेगुलेटर का, मैमल और बर्ड, मैमल एंड बर्ड, और नहीं मैमल एंड बर्ड, मैन भी रेगुलेटर ही हो जाएगा, ठीक ना। रेगुलेटर हो गया ना, दुनिया का सारा मैमल और बर्ड, बाकी सब कहाँ चला जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या लिखेंगे, those types of animal, लिखिए जल्दी जल्दी, those types of animal, ठीक है, that body temperature is depending upon the environmental temperature, बस इस दोनों को छोड़कर सब एग्जांपल आ गया, रेप्टाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, मछली हो गया, ये सब एग्जांपल कर लीजिए, 2-3 कर लीजिए, मतलब इन दोनों को छोड़ के सब हो गया कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब कन्फर्मर हो गया। दो टर्म और देखें आपको, दो टर्म और दीजिए, आगे आपको पढ़ने में मदद हो जाएगा। और ये भी टर्म आप पीछे देखे होंगे, हम आपको करेंट करा देते हैं। एक टर्म है हाइबरनेशन, और दूसरा टर्म है एस्टिवेशन। आइए, हाइबरनेशन एस्टिवेशन टर्म आइए। हाइबरनेशन केवल लिखो, ठंडे के समय में पोलर बियर तो कर ठंडा जगह पे रहता ही है, फ्रॉग को भी आप नहीं देखते होंगे, काफी ठंडा में, काफी गर्मी में नहीं देखेंगे, बरसात के समय फ्रॉग आता है। कुछ ऐसे एनिमल है जो ठंडे के समय में बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, अपने शरीर के सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, केवल जीवित रहने के लिए डिस्पारेशन करते हैं। सांस लेना या सांस छोड़ना, यहाँ भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो जो भी एनिमल जो हाइबरनेशन में जाता है या फिर एस्टिवेशन में जाता है, इसको कहते हैं विंटर स्लीप। तो फिर इसको क्या कहेंगे, समर स्लीप कहेंगे, है ना। तो जो भी एनिमल
हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में जाता है, उनके पास एडिपोज टिश्यू वेल डेवलप होता है। उनके पास एडिपोज टिश्यू जो होता है ना, क्या होता है, वेल डेवलप होता है। लीजिएगा दोनों कंडीशन में जो एनिमल आएंगे उनके पास एडिपोज टिश्यू वेल डेवलप होंगे। दोनों में एडिपोज टिश्यू वेल डेवलप होगा। एडिपोज टिश्यू का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फैट। स्टोरेज ऑफ फैट सर 0.5% है क्या? 5% कहाँ ऐसा होता है ना, स्टोरेज ऑफ फैट वो तो बोला है कितना परसेंट डेवलप? नहीं स्टोरेज ऑफ फैट, स्टोरेज ऑफ फैट हो गया। मतलब हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन क्या होगा, समर स्लीप। मतलब ये 11 महीने एक्टिव होगा, ये कभी एक्टिव होगा, गर्मी के महीना में। सर और हाइबरनेशन विंटर स्लीप के लिए एग्जांपल क्या होगा उसका? अभी रुक जाओ ना, ये दोनों बता दिए, दोनों में एडिपोज वेल डेवलप में बोला क्यों वेल डेवलप। क्वेश्चन लिखिए व्हाई, क्वेश्चन लिखिए व्हाई एडिपोज टिश्यू, व्हाई एडिपोज टिश्यू इज वेल डेवलप्ड इन hibernation and estivation animals, hibernation and estivation animals। ठीक है, दो टर्म और लिख देते हैं, अगले क्लास में हम लोग करेंगे एक सस्पेंड, ये अलग टर्म है। हाँ ये चारों टर्म हम लोग अगले क्लास में करेंगे। नहीं बोल रहे हैं कि ये अलग टर्म है कि दोनों ये अलग अलग टर्म हो गया, 4 टर्म हो गया आपको, ये आपको 4 टर्म मिल गया। ठीक है, ये 4 सस्पेंड हो गया, डाइपॉल 4 टर्म। इसमें और इसमें अंतर भी पूछता जब पढ़ करो।